गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम किए थे, जो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक थे, उसके बाद उन ड्रॉबैक जो कमियां रदरफोर्ड के मॉडल में थी, उनको ठीक करने का काम किसने किया? बोहर्स जो साइंटिस्ट थे, नील बोहर इनका नाम था, उन्होंने किया। तो इन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया था, इसको क्या बोला गया? बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, कि इसने एटम का एक मॉडल दिया था। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल, देखिए स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, नील बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम। इन ऑर्डर टू ओवरकम मतलब कि जो ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, ऑब्जेक्शन उठाए गए थे किसके? मतलब कि जो कमियां पाई गई थी रदरफोर्ड मॉडल में, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए जो नील बोहर थे वे आगे आए और उन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए अपना एक मॉडल प्रस्तावित किया, अपना एक मॉडल दिखाया। जो एटम का उन्होंने बनाया था वो मॉडल पोस्टुलेट किया। फर्स्ट उसमें क्या था, जो उसकी मेन अचीवमेंट थी वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो देखिए उन्होंने क्या किया था सबसे फर्स्ट में, क्योंकि ताकि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके जो ऑब्जेक्शन रेज हुए थे उनको ओवरकम किया जा सके। तो फर्स्ट में देखिए, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। देखिए उन्होंने क्या कहा था, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, के जब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेशल ऑर्बिट बने रहते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। यही उनकी कमियां थी, यही उनकी कमी थी जो रदरफोर्ड मॉडल की थी। रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे किस ऑर्बिट में, कि कोई ऐसा एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उन्होंने बस ये कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, वहाँ पे एक निश्चित स्पेशल ऑर्बिट कक्षक बने होते हैं, नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिनको क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला जाता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, आर अलाउड इनसाइड द एटम, और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उन्हीं में उनको अलाउ किया जाता है कि वो उनमें मूव करें। उसके बाद देखिए, तो पिछले में जो उनकी रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स की जो वीडियो बनाई थी, उसमें एक और चीज़ थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते थे तो वो रेडिएट हो जाते थे और क्या करते थे? एनर्जी लूज़ करते थे। लेकिन उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया गया है। सेकंड पॉइंट में देखिए, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, चक्कर लगाएंगे, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और वो रेडिएट एनर्जी नहीं करेंगे, मतलब रेडिएट नहीं होंगे और अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेंगे या रेडिएट एनर्जी नहीं करेंगे। तो इससे क्या पता लगता है कि हमें ये पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है, एक निश्चित ऑर्बिट है, उसमें मूव करते हैं और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। उसके बारे में नील्स बोहर के बारे में बताया गया, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या बताया था उन्होंने। दीज ऑर्बिट और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, इन्हीं शेल्स को क्या बोला जाता था? एनर्जी लेवल्स बोला जाता था। अब हमें अच्छे से पता लग गया है, ये उसका उन्होंने मॉडल दिया था इस तरह से। तो ये एनर्जी लेवल थे, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है एनर्जी, यहाँ पे कम है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जो मॉडल दिया उससे जो भी एटम में आ रही कमियां थी ओवरकम किया उसको, और एक अच्छा मॉडल ये साबित हुआ। उन्होंने सारी चीज़ क्लियर कर दी, जिससे एटम के बारे में जो भी विसंगतियां थी, जो भी कमियां थी अभी तक, वो सारी दूर हो सकी। उसके बारे में, तो उसके बाद देखिए, दीज ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड एनर्जी सेल्स, एनर्जी लेवल इन एन एटम शोन इन फिगर, और यही एनर्जी लेवल थे। यहाँ पे दिखाया गया है, न्यूक्लियस है जो फर्स्ट, इसको बोलते हैं के शेल, n = 1 दिखाया गया है, इसको बोलते हैं एल शेल, एम शेल, एन शेल। ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। अगर वैसे नंबर वाइज माने तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, n बराबर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, लेकिन हमें नेचुरल नंबर लेना है सेल्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ पे ये ही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, सॉरी ये नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल है। ए फ्यू एनर्जी लेवल इन द एटम, और यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ एनर्जी लेवल्स को दिखाया गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, दीज ऑर्बिट और शेल
आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर KLMN। इनको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? KLMN से रिप्रेजेंट किया। और द नंबर ऑफ 1 2 3 4 इनसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने पढ़ा है ये कौन सा है? ये नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल था, एटॉमिक मॉडल। और हमें क्वेश्चन भी है इसमें, नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल हमें लिखना है। तो ये सारी चीज़ें वो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे यहाँ तक लिख के और यहाँ पे ये उसका मॉडल हमें नोटबुक में बनाना है। और जैसे हमारी MBD की गाइड है उसमें से भी मैं आपको इसका क्वेश्चन करवा दूंगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम नील बोहर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। नील बोहर 1885 से 1962 तक ये इनका जीवन काल रहा है। जो लाइफ स्पैन है इनका वो इतना था। वाज बोर्न इन कोपेनहेगन, कहाँ पे जन्म हुआ इनका? कोपेनहेगन में जन्म हुआ ऑन 7 अक्टूबर 1885 को। ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिसिस्ट ऑफ एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी। ये फिजिक्स के जो प्रोफेसर चुने गए थे, अपॉइंट किए गए थे कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में इन 1916। ही गोट द नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क। इन्होंने नोबल प्राइज जीता था अपने ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन द 1992 में। अपने जो इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था उसके आधार पर ही इनको नोबल प्राइज़ मिला था। और नोबल प्राइज़ को बहुत सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है। अमंग प्रोफेसर्स बोहर्स न्यूमरस राइटिंग, उन्होंने बहुत सारी राइटिंग भी की क्योंकि लिखते भी रहते थे, वो बुक्स भी लिखी हैं। 3 अपीयरिंग आर बुक्स आर, जो उनकी फेमस बुक हैं वो ये हैं। फर्स्ट द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, इनको याद रखना है, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। सेकंड एटॉमिक थ्योरी उनकी बुक थी। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, और क्या था? डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर उनकी 3rd बुक थी। ये उनकी फेमस बुक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी इन्होंने, लेकिन ये 3 फेमस बुक हैं। इनमें से क्वेश्चन भी बन सकता है 1 नंबर का, और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर रखे हैं। मैं इन क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो गाइड में है, MBD की गाइड में या और अदर गाइड में, मैं इनकी स्नैप डाल दूंगा आपके ग्रुप्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमने किए हैं। जो नहीं किए होंगे आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। किसी में प्रॉब्लम आएगी तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। अब देखिए हम कॉलम एक और कर लेते हैं, 4.2.4 न्यूट्रॉन्स। अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल हमने पढ़ लिए हैं। हम इलेक्ट्रॉन भी पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन भी पढ़ चुके हैं। हमें ये भी पता लग गया कि इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, किस तरह से इनकी डिस्कवरी की गई थी, और कौन कौन से मॉडल पोस्टुलेट किए गए थे, मतलब प्रस्तावित किए गए थे, और उनमें क्या क्या कमियां थी, कैसे कैसे वो सारी चीज़ें दूर हुई हैं। तो अब हम करते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो हमारा 3rd है न्यूट्रॉन के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। और हमें ये भी पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अभी एनर्जी सेल्स हमने पढ़े थे, उनमें न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, मतलब कि चक्कर काटते हैं। अब देखिए इन 1932 जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल था, विच हैड नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। एंड ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, चार्ज तो कोई नहीं था, न्यूट्रल है ये, कोई भी चार्ज नहीं। एंड ए मास, और इसका मास किसके बराबर होता था? प्रोटॉन के बराबर होता था। मतलब जितना भार या मास जितना प्रोटॉन में है उतना ही न्यूट्रॉन में है। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, इसका जो नेम दिया गया वो आखिरकार न्यूट्रॉन ही रखा गया। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ऑफ ऑल एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इन जनरल ए न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, और इसको किस में जनरली इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते कैसे हैं इसको? एन में। एन जो सिंबल है एक स्मॉल एन, उससे ही इसको दर्शाते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इन के दोनों नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मास ऑफ एन एटम। अगर हमें मास पता करना है किसी एटम का,
इज देयरफॉर गिवन बाय सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आपकी अगर डेफिनेशन आपने लिखनी है, किसी बच्चे नहीं लिखी है, तो वो मास ऑफ एन एटम या मास नंबर, इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर भी इसको बोलते हैं। मैंने यहाँ लिखा है मास नंबर भी इसको बोला जाता है, या एटॉमिक मास इसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज जो हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम किया और जो न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब उसके बाद ये क्वेश्चन जो रेज हो रहे हैं, देखिए, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम। हमें पता है कि 3 एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो है, हमने पता है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है, इसकी स्पेलिंग आएगी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी होता है। और थर्ड है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी हमने कर रखा है पहले क्वेश्चन। उसके बाद है हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास 4u एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मैनी न्यूट्रॉन डज इट हैव। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। ये इसमें दे रखा है कि हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास 4u। एटॉमिक मास ऑफ, ये क्वेश्चन करवा भी रखा आपको, दोबारा से देख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना दे रखा है हमें, 4u दे रखा है। अब देखिए उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें दे रखे हैं 2 प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हमने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी, और प्रोटॉन हमें दे ही रखे हैं। तो इसका मतलब इसमें से अगर हम प्रोटॉन को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा सही समझ आएगा। इसमें क्या है, प्रोटॉन भी है प्लस न्यूट्रॉन भी है, और यहाँ पे हमें दे रखे हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में से अगर ये घट जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, न्यूट्रॉन बच जाएगा। और न्यूट्रॉन कितने बच गए हमारे पास, 2, 4 में से 2 गया 2। तो आपको समझ आ गया होगा कितने न्यूट्रॉन है इसमें, 2 हैं। ये भी क्वेश्चन हमने स्टूडेंट्स कर रखा था, और आगे हम आने वाली वीडियो में करेंगे हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिफरेंट ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा था। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है, इस तरह से। तो अगली वीडियो में इसको करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ आ रही है आपको और अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को, क्योंकि फिर जब आप लाइक करते हैं तो और ज़्यादा वीडियो आपको देने की कोशिश हम करेंगे। और स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स।